अभी आवाज आ रही है मेरी क्या आप लोगों को? हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? हेलो, साउंड नहीं आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखें, हम स्टार्ट करेंगे, जल्दी आएगा। अभी कैसी आ रही है? अभी ठीक है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अभी क्लियर? अभी आवाज आ रही है मेरी? यूट्यूब स्टार्ट। ओके, अब क्लियर हुई। ओके 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 ओके, बहुत सारा समय चला गया हमारा। ओके, कोई बात नहीं, एक आध दिन चलता है, वैसे भी सैटरडे है, वीकेंड चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम 2 से 4 क्वेश्चन भी अगर कवर कर लिए तो समझ लो आज का काम हमारा हो गया। तो ये चैप्टर जिसके मैंने पूरा थ्योरी वाला पार्ट मैंने पूरा पढ़ा रखा है आप लोगों को, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। सो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट और लगातार शेयर करते रहिएगा। मैं देख रहा हूं आप लोगों को, बहुत सारा धन्यवाद आप लोगों को। मेरी आवाज नहीं आ रही थी फिर भी आप लोग यहाँ पर मुझे देख रहे थे। तो अब अभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, स्टूडेंट की संख्या बढ़ाइए। एज यूजुअल जैसे डेली हमारी संख्या होती है वो संख्या कम से कम उतनी तो बरकरार रहे। आप लोग बढ़ा नहीं रहे, कोई बात नहीं, घटाइए तो मस्त कम से कम। तो स्टार्ट किया जाए अगला क्लास, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2018 नीट का सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी होगा। पहला सवाल, दोहरा निषेचन क्या है? व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में होता है वो प्लांट जो पुष्पीय पादप होते हैं, जिनके पास में मतलब पुष्प पाया जाता है, फ्लावरिंग पार्ट प्रेजेंट होगा, उनके पास ये सारी चीजें वहां पर प्रेजेंट रहता है। तो ये किसका निषेचन है? 2 नर युग्मकों का एक अंड के साथ संलयन, ऐसा कुछ होता है क्या मेल में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहला आंसर जो है इसका गलत होगा, पहला आंसर गलत है। सेकेंड ऑप्शन, एक नर युग्मक का 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ, बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ याद है? ये चीज चेक करनी है, और नहीं याद है तो जाके जाओ, तुरंत जाओ विक्रम ऐप क्लासेस में और ये चैप्टर उठाओ और पढ़ के रखना, ठीक है? अभी 3rd चैप्टर चल रहा है, 2nd चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है मैंने। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये चाहिए आगे भी, तो वो आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पराग नली के 2 नर युग्मकों का 2 भिन्न अंडों के साथ संलयन, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। युग्मक 2 अंडे वहां पर उपस्थित होते ही नहीं है। एक्चुअली सबसे पहला युग्मक संलयन, युग्मक संलयन का मतलब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक यहां पर मिलते हैं। जबकि दूसरा नर युग्मक, उनके पास में जो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई है उनके साथ में मिलता है, जिसे हम त्रिसंलयन करते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों बातें याद होंगी, और अगर याद नहीं है तो थ्योरी जाकर आप पढ़ें और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें कि क्या ये आपको सवाल समझ में आया, यस नो। सो परफेक्ट आंसर इज, बहुत सारे बच्चों ने कहा है डी आंसर। ढेर सारो बधाई आप लोगों को, बधाई बधाई बधाई। 10 ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन होता है? मैंने बहुत बार आपको समझाया है और 2018 नीट में यह सवाल पूछा गया। सोचिए, यदि आप मुझसे ढंग से पढ़े होते 2018 में तो आपसे यह सवाल बन गया होता, ये 2 सवाल बने होते और आप सोचो कम से कम 8 नंबर तो डन था। समझ में आ रही है ये खास बात? ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, आप इनको जाकर थ्योरी में जाके देखिए कि क्या मैंने इस बात पे गौर कराया था कि नहीं कराया था बच्चों का। मैं हमेशा कहता हूं जिस पॉइंट पे कि इस पॉइंट पे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि वो जरूर पूछे जाते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इसके ऊपर सवाल आते हैं, और 2018 में ये आया भी हुआ है। तो अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। कौन है इनमें से ऐसा पौधा जो केवल एक बार पुष्पन करता है? पुष्प का निकलना मतलब रिप्रोडक्शन करना, तो केवल एक बार जनन कौन करता है इनमें से? सबसे पहला आम। ऐसा है क्या? हर महीने मतलब हर साल में 1 बार 2 बार आम देता है, तो 1 बार पुष्पन। जो उनके फूल निकलते हैं हरे हरे, वो उनका एक्चुअली फूल ही होता है, तो वो पुष्पन करता है। कटहल ऐसा है क्या? नहीं, कटहल हर साल फल देता है, मतलब हर साल ये रिप्रोडक्शन करता है। पपीता भी वैसा ही है, पपीता भी हर साल फल देता है, मतलब हर साल फूल आते हैं। फूल के बिना तो फल बनता ही नहीं। तो परफेक्ट आंसर इज सी। बांस की स्पीसीज जो बैम्बू ट्रीज होती हैं, वो जीवन में केवल एक बार 50 से 100 सालों के बीच में केवल एक बार पुष्पन करेंगे, और वो पुष्पन का सिर्फ ये मतलब होता है कि उन्होंने रिप्रोडक्शन अपनी जीवन में केवल एक बार किया है। पुष्पन का मतलब क्या है आप समझ रहे हैं ना? पुष्पन का मतलब, पुष्पन का मतलब जीवन में जनन करना। जननांगी तो है वो, रिप्रोडक्शन का फ्लावर जो है वो जनन अंग है पौधों के।
तो इसलिए अगर वो उपस्थित है मतलब वो जनन करेगा। अगले सवाल की तरफ में बढ़ते हैं। ऑफसेट्स किसके द्वारा उत्पादित होता है? ये भी 2018 का सवाल है, ये पहले चैप्टर का है आखिर में, लेकिन रिप्रोडक्शन का है इसलिए सेकेंड चैप्टर में डाल दिया है। इसका ऑप्शन आपको बताना पड़ेगा। ऑफसेट कायिक प्रजनन की एक प्रकार है, कायिक प्रजनन में होता है तो किस पादप में एक विशेष प्रकार की संरचना कायिक जनन को करवाने के लिए ऑफसेट का उपयोग करती है। अब ऑफसेट का उपयोग आपने सुना होगा तो क्या है भाई? अनिषेक फलन द्वारा, इसके द्वारा उत्पादित होता है, सूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अनिषेक जनन द्वारा। तो ऑफसेट, तो सबसे पहली बात तो ये कि ऑफसेट जो है ये कायिक जनन का ये कायिक जनन मतलब कहना चाहिए इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक जनन करता है। और जब भी कायिक जनन होगा तो अनिषेक फलन हो नहीं सकता, अनिषेक जनन होगा नहीं। मुख्य रूप से दो होंगे। कौन सा विभाजन होगा? या तो सूत्री या तो अर्धसूत्री। जब भी किसी भी शरीर में लैंगिक जनन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, युग्मक बनेंगे, तब होगा अर्धसूत्री विभाजन। ये बात कंठस्थ कर लीजिए कि जब भी जीवन में हमारे पास कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो लैंगिक जनन अर्धसूत्री विभाजन होगा, और यदि अलैंगिक या कायिक जनन होता है तो उन्हें विभाजन करना पड़ेगा सूत्री विभाजन। ऑफसेट पाया जाता है हमेशा वाटर हाइसिंथ में, जिसे जल कुंभी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल कुंभी। तो थर्ड का ऑप्शन बी होगा, जल कुंभी में ये ऑफसेट बनता है जो एक प्रकार का कायिक जनन है। और कायिक जनन में हमेशा समसूत्री विभाजन ही होता है, अर्धसूत्री नहीं। अर्धसूत्री केवल और केवल सिर्फ विभाजन किसी में होता है तो वो है लैंगिक जनन में। उम्मीद है ये बात आपको बहुत आसानी से क्लियर होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी भाई साहब 2018 के किसी सेट में पूछा गया है। इस सवाल से, निम्नलिखित में से कौन से पराग को जीवाश्म के रूप में परिरक्षित करने के लिए सहायक सिद्ध हुआ है? हम कई बार कहते हैं कि कुछ जीवों के परापोलन, जो पोलन ग्रेन्स पराग कण होते हैं, वो पराग कण मतलब उनके पास कुछ ऐसी परत भी होती है जिसकी वजह से इन्हें जीवाश्म कह दिया जाता है। किसकी वजह से ये परिरक्षित या संरक्षित रहता है, खराब नहीं हो पाता है? तो एक परत है इनके पास में जो बिल्कुल भी खराब नहीं होती। कितने सालों साल रख लो लेकिन इसे डाइजेस्ट करने वाला, तोड़ने वाला कोई केमिकल पैदा नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या तैलीय अवयव ये बचाने की कोशिश करता है? बिल्कुल नहीं। क्या सेल्यूलोज? बिल्कुल नहीं, ये भी फट जाता है। क्या पराग किट, पॉलन किट्स? ये भी नहीं। सबसे परफेक्ट आंसर है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन्स के बाहर की तरफ उपस्थित जो बाह्य चोल जिसे कहा जाता है, बाह्य चोल जो बाहर की इसकी बनी हुई है, अंतः चोल सेल्यूलोज की बनी होती है और बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट करने वाला, ब्रेक डाउन कर देने वाला आज तक कोई एंजाइम और प्रोटीन और केमिकल पैदा ही नहीं हुआ है। तो जब इसे डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता मतलब ये जीवाश्म की तरह संरक्षित है। ठीक है, तो ये यहां पर ध्यान पे रखिएगा। परफेक्ट आंसर इज अ डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। क्या कहते हो बच्चा लोग? जल्दी बताओ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ कॉन्सेप्ट में हलचल हो रही है कि नहीं हो रही है? हलचल होनी चाहिए क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है। और जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े हैं तो वो सबसे पहले चैनल तो ये वाला सब्सक्राइब करना, फिर हमारा विक्रम हैप क्लासेस मेन चैनल है उसे जाके सब्सक्राइब करो, और डेली नई नई अच्छी अच्छी 12th की और 11th की पर्टिकुलर चैप्टर वाइज वीडियोस का आनंद लो लाइव क्लासेस में। आपके सारे डाउट, आपकी सारी कहानियां वहां पर क्लियर होंगी, आप उसे करके तो देखिए। चलिए अगले सवाल की तरफ में बढ़ते हैं। सपक्ष परागकण किसमें होता है? सपक्ष मतलब जिनके पास में उड़ने की क्षमता होती है, पंख जैसी संरचना होती है, ये किस में पाया जाता है? तो डायरेक्टली आंसर बोल देते हैं, पाइनस में ये पाया जाता है। भाई साहब ये भी 2018 में आया हुआ है, ध्यान पे रखिएगा। सपक्ष इंग्लिश में पढ़ेंगे ज्यादा समझ में आएगा। इनके पास में उड़न परागकण जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ये पाइनस की बात है। तो इस तरह से यहां पर इस तरह से यह आंसर मिलेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, वे पुष्प जिनमें अंडाशय में एक बीजांड होता है, अंडाशय में केवल एक बीजांड है और वो एक पुष्प क्रम से बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं?
सवाल कुछ ऐसा है कि केवल एक अंडाशय है और वो पूरा पुष्पक्रम मतलब ऐसा गुच्छा बना के रखे हुए हैं। तो मैंने पढ़ाया था कि जो वायु परागण करते हैं, क्या करते हैं? वायु परागण। वायु परागण करने वाले जो जीव हैं वो हमेशा बाहर की तरफ में ऐसा एक गुच्छा बना लेते हैं ताकि हवा से उड़ता कोई भी आए ना तो पकड़ना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको गेंद को पकड़ना है, उड़ती हुई गेंद को, तो आपको ऐसा छोटा सा गेंद के बराबर बस मुंह बनाएंगे तो गेंद उसके अंदर थोड़ी ना आएगी। पहला बड़ा सा हाथ बनाइए, पकड़िए, उसके बाद जब स्ट्रक्चर हो तो अंदर ले लीजिए। तो ये कुछ स्ट्रक्चर यहां पर उपयोग करना पड़ता है जिसे हम वायु परागण में उपयोग करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वायु परागण का कि उसमें केवल एक बीजांड होता है, मुख्य लक्षण है एक बीजांड होता है। उम्मीद है ये बात आपको बहुत क्लियर समझ में आ रही होगी। ओके, तो ये परागण वायु के द्वारा होता है। बहुत सही आंसर, अपने हिसाब से सेट कर लेना आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 7, एक लिंगाश्रय पुष्प पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं? जो एक लिंगाश्रयी पुष्प होते हैं, इसका मतलब यह है, एक लिंगाश्रयी का मतलब होता है जिसमें नर एवं मादा एक ही पादप में उपस्थित हो, एक ही प्लांट में उपस्थित हो सकता है एक, अगर पुष्प की बात कर रहा है तो एक ही पुष्प में उपस्थित है। तो अगर एक लिंगाश्रयी पुष्प पादप है तो वो किस चीज को नहीं करेगा? तो उसके लिए जो रोकना है स्वयुग्मन और सजात पुष्पी, किन दोनों को रोक सकते हैं? एक लिंगाश्रय उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो नर एवं मादा जो है दोनों, सॉरी एक लिंगाश्रय, माफ करिएगा मैं द्विलिंगाश्रय का एग्जांपल मैंने बोल दिया। एक लिंगाश्रय मतलब एक नर है और एक दूसरे में मादा है। तो एक नर में और दूसरे में मादा, इसकी सीधी सी बात है कि उसमें स्वयुग्मन तो बिल्कुल नहीं होगा। एक पुष्प में मान लीजिए यहां पर मेल है और दूसरे में यहां पर फीमेल है, तो सीधी सी बात है इसमें स्वयुग्मन तो होने से रहा। अलग अलग पादप है ना बच्चे यहां पर, तो इसमें स्वयुग्मन होने से रहा। स्वयुग्मन मतलब एक ही पुष्प के अंदर परागण नहीं होगा क्योंकि पुष्प दूर दूर है, अलग अलग पौधों में है। दूसरी बात, सजात पुष्पी परागण का मतलब यदि इसी में प्रेजेंट होता यहां पर मेल और यहां पर फीमेल, एक ही प्लांट में यदि नर एवं मादा दोनों उपस्थित होते तब की कहानी होती सजात पुष्पी का। एग्जैक्ट थ्योरी समझने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा प्लीज। तो इन दोनों को नहीं होना है, ये हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पर निषेचन करेंगे, जिसे हम पर क्या बोलेंगे इसको, स्वयुग्मन, तो वो पर युग्मन कहलाएगा। ये जो एक लिंगाश्रय पुष्प होते हैं हमेशा दो अलग अलग बातों को करते हैं, दो अलग अलग प्लांट में होते हैं, इससे हमेशा नर युग्मन। यहां पर अगला पार्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करते हैं। सम्मोहक और परितोषित, सम्मोहक मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव, और परितोषिक मतलब जिनके पास न्यूट्रिशन मतलब नेक्टर, ये किसके लिए आवश्यक है, किसको आकर्षित करेगा? तो सीधी सी बात है कि जिसके पास आकर्षण करने की क्षमता है वो उसको आकर्षित करेगा जो उसे देख रहा है। एग्जैक्टली ये वायु परागण, वायु तो कभी आकर्षित नहीं होगी, वायु निर्जीव है मतलब सख्त है, वो बिल्कुल इसकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। कीट परागण, अनुन्मीली परागण, जल परागण, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। परफेक्ट ऑप्शन इज अ की परागण। कीट परागण का ऐसा ऑप्शन है कि जब तक भौरे को वहां पर सुगंध और वहां पर अच्छा अट्रैक्टिव नेचर नहीं दिखाई देगा तब तक वो भौरा पुष्प की तरफ जाएगा ही नहीं। भौरा हमेशा उन पुष्पों की तरफ में बढ़ता है जो पुष्प हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सुंदर दिखाई देते हैं, जिनके पास कुछ न्यूट्रिशन मिलने की चाहत होती है। तो ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपको पढ़ाया है। ये 8 to 9 क्वेश्चन आप लोगों के सिर्फ कॉन्सेप्ट को मेन करने के लिए नीट के 2018-17 के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। आज मैं आपको लेट हो गया तो कुछ इतने ही क्वेश्चन आप लोगों से मैं आज डिस्कस कर पाऊंगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं आज आपको एक इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और जो आपके व्यू होंगे फिर उसे आप सोचिएगा कि उस विषय पे आपका क्या ख्याल है। वेट करेंगे 2 मिनट प्लीज। ओके, अब 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगेश चंद्र शुक्ला। आज मैं आप लोगों से एक स्पेशल बात करने जा रहा हूं, सो प्लीज पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ आखिरी तक जरूर देखिएगा। पढ़ाई जल्दी खत्म करने का एक इंपॉर्टेंट रीजन है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। ये एक अपील है आप लोगों से, जिसे आप अगर हो सके तो इसे जरूर मानिएगा। आप अपने जितनी भी आपसे सार्थकता हो, जितनी आप लोगों से बन पाए, उतनी आप उसकी मदद करने की कोशिश जरूर करिएगा। हम आगे बात करते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूं। हमारा एक स्टूडेंट है जो विक्रम हैप क्लासेस में हमसे स्टडी करता है, नाम है उसका मोनू खान। ठीक है, मोनू खान का नाम है उनका। इनकी मदर है सीमा बेगम।
माँ का नाम है इनकी सीमा बेगम, इनका इलाज चल रहा है। इलाज इनका है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। आप देख रहे हैं इनका कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी। कीमोथेरेपी हमेशा जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको केमिकल्स के थ्रू ठीक करने का जो मेथड होता है उसे कीमोथेरेपी कहते हैं, ये चल रहा है। और साथ में इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोथेरेपी है, ये भी इनका ट्रीटमेंट का इलाज चल रहा है। ये वो स्टूडेंट है, ये उनकी माता है, आप इन्हें देख सकते हैं, ये इलाज बीमार हैं और इनका ये ट्रीटमेंट चल रहा है। ये ट्रीटमेंट चल रहा है, ये हमेशा ये दिन का आधार कार्ड है। आप इन्हें एकदम क्लियर जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो हम आपसे कह रहे हैं वो फेक है, नहीं है, फेक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग इनके ऊपर पूरा रिसर्च करने के बाद ही पहली बार हम ऐसा कुछ चैरिटी और लोगों की मदद करने की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। ये हमारा स्टूडेंट है और हम चाहते हैं कि इनकी माता की जिंदगी बचाई जाए और हमारा प्रयास इनके लिए कुछ सार्थक हो सके। ये कानपुर के रहने वाली हैं सीमा बेगम जी और इनका इलाज इन्हीं का चल रहा है। ये इनका आधार कार्ड है, ये इनका एड्रेस है, कानपुर के कदीर अहमद। आप लोग अगर उधर से बिलोंग करते हैं तो जाके इसे और जस्टिफाई कर सकते हैं। औझान भिगदेव झिंझक कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इनका पिन कोड जो पड़ता है वो 2093, जो पिन कोड है इनका वो पड़ता है 209302। ये इनका डेट है। ये वो मोनू खान जी हैं जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, ये हमारा स्टूडेंट है, ये उनकी ऑथेंटिक रिपोर्ट है, आधार कार्ड पूरा इन्होंने पब्लिश किया हुआ है। इनके अगर सीमा बेगम की रिपोर्ट देखी जाए तो जनरली इनके रिपोर्ट में मैं इन सब के ऊपर बात नहीं करूंगा, ये उनका टोटल रिपोर्ट है, आप इसे नहीं समझेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक मेन रिपोर्ट है जिसे मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इन्हें बताया क्या गया है। इनका मिस इंप्रेशन जो पता चला है, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस एक ऐसा वर्ड है जो कैंसर के समय उपयोग किया जाता है। जब कोई कोशिका ज्यादा मात्रा में ग्रोथ करने लग जाए, ट्यूमर बनाने लग जाए, तब उस कंडीशन को मेटास्टेसिस कहते हैं। और एडिनोकार्सिनोमा, कार्सिनोमा मतलब कैंसर का एक प्रकार है जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये इन्हें एडिनोसिमा मतलब जो मेटास्टेसिस दिखाई दे रहा है और कार्सिनोमा दिखाई दे रहा है, मतलब इन्हें कैंसर है। और ये कैंसर स्क्वैमस मार्कर मतलब स्क्वैमस एक परत है वहां पर हुआ है। ये इनकी ऑथेंटिक रिपोर्ट है। ये इनका सीमा बेगम का कदार अहमद जी की पूरी रिपोर्ट है, जिन्हें जनरली बॉल मूवमेंट मतलब इंटेस्टाइन पे और कुछ मात्रा में ओवरी के आसपास वाले यूटेरस के इलाकों में इन्हें कैंसर हुआ है। इन कैंसर के बारे में हमें आगे बात करनी है, तो अब हमें क्या करना है कि दो बातें समझनी है। ये इनकी ऑथेंटिक रिपोर्ट है और मैं जो आपसे दो बातें कह रहा हूं प्लीज उसे जरूर ध्यान से सुने। कीटो एक संस्था है, KETO, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे पे ये मिल गया होगा। आप उस लिंक पर जाकर अपना कुछ समर्थन मूल्य जो भी आपसे हो पाए उसे कर सकते हैं। एक लास्ट बात है कि दान ही एक ऐसी चीज है, मानवता ही एक ऐसी चीज है जो मानव को मानव बनाती है। मनुष्य को, जो हम प्राणी हैं, मानव बनाने के लिए मानवता बहुत जरूरी है। इस बुरे समय पे मैं समझता हूं कि सभी लोगों के पास ये स्थिति नहीं है कि हम बहुत ज्यादा मात्रा में धन दे सकें, बट आपका थोड़ा सा छोटा सा भी किया हुआ दान इनकी जीवन बचा सकता है। और मैं नहीं समझता कि जीवन में किसी की जिंदगी बचाने से बड़ा कोई पुण्य का कार्य हो सकता है। हमसे जितना बन पाया हमने उतना दान इनकी अपनी तरफ से यहां पर किया हुआ है। इसके लिंक पे जाइए। आप स्टूडेंट हैं, आपके पास ज्यादा रकम ना हो, आप मिनिमम 1 रुपए भी अगर आप करते हैं तो ये इनके लिए बहुत बड़ी रकम होगी। टोटल रकम इनकी 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। इसमें 41 दिन इनके ऑपरेशन को बचे हुए हैं। आप इसकी पूरी रिपोर्ट, केटो एक संस्था है जो इनकी मदद कर रही है, उनकी आप मदद कर सकते हैं। उस लिंक पे जाकर यदि आप 1 रुपए भी डालते हैं और भरसक कोशिश करें कि आपसे जितना हो पाए उतनी सहायता जरूर करें। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन कर सकता हूं कि किसी का जीवन बचाना बहुत बड़ी बात होती है और आपको अभी से इन सब बातों को समझना है, क्योंकि जिस दिन आप दयावान बनेंगे, ये समाज, ये दुनिया, ये सब कुछ एक दूसरे के साथ देने के लिए ही होगी। आज आप किसी और की दिए मदद करेंगे और वो दुआ आपको हमेशा उससे डबल पैसे, उससे 3 गुने 4 गुने आपको बहुत तरक्की मिलेगी, मेरा ऐसी मानना है। आपको भी इसके लिए आपको थोड़ा सा योगदान देना चाहिए। सो प्लीज आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको लगे, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, केटो एक संस्था है जो इनकी मदद कर रही है। तो आप उस लिंक में जाकर वहां से, बहुत आसान प्रोसेस है, 1 से 2 रुपए जो भी आपसे बन पाए आप जरूर करें वहां पे। थैंक यू सो मच। आपकी अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी बात करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पर ध्यान लगाइए और मदद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सो प्लीज़, ताकि किसी एक की मदद हो पाए। मैं इनसे कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन एक भावना है एक स्टूडेंट होने के नाते कि अगर मेरे 1 रुपए या 2 रुपए से या किसी भी 10 रुपए से 200 रुपए से जो भी आप मेरे से बन पाए, अगर उससे किसी की जान बचती है तो इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ भी नहीं होता है।
थैंक यू सो मच। हम यहाँ पर देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण बनने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय पे ऐसी चैरिटी का काम जरूर करते रहेंगे, ऐसी कामनाएं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का, और जिन जरूरतमंदों के लिए आप जरूर मदद का हाथ बटाएं, क्योंकि तभी आप सक्षम मानव बन पाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। बाय बाय।